बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज़ करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से। कोरोना वायरस से पाकिस्तान भर में 53 अफराद जाँ बाक हो गए। मुजमुई अमवात 13,377 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,97,497 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,258 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,80,944, सिंध में 2,60,406, खैबर पख्तूनख्वा में 74,722, बलूचिस्तान में 19,157, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, इस्लामाबाद में 46,579, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,730 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 93,60,202 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,164 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,66,492 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,688 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 53 अफराद जान बहक हो गए हैं, जिसके बाद वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद अब 13,377 तक जा पहुंची है। पंजाब में 5,662, सिंध में 4,448, खैबर पख्तूनख्वा में 2,129, इस्लामाबाद में 516, बलूचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 316 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। एक और अहम खबर है इसी वाले से। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू हो गया है और शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में 300 से ज्यादा बुजुर्ग शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। पेशावर के तीनों बड़े तदरीसी अस्पतालों में दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल में 110 बुजुर्ग मर्द और खवातीन, जबकि खैबर टीचिंग अस्पताल में 60 साल से जायद उम्र के 120 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। इसी तरह हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 157 बुजुर्ग शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक वैक्सीन लगाने वाले बुजुर्ग शहरियों में किसी किस्म का रिएक्शन नहीं हुआ। हुकाम का कहना है कि 60 साल से जायद उम्र के शहरी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भिजवाकर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दुनिया भर में भी कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,86,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 26,31,996 हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,42,38,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,17,59,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,42,191 तक जा पहुंची है, जबकि 2,98,62,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,12,84,000 से ज्यादा है और 1,58,213 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,12,05,000 से ज्यादा हो गई है और 2,70,917 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 43,51,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 90,275 है। बरतानिया में 42,34,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,24,987 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 39,63,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 89,565 की जान जा चुकी है। स्पेन में 31,78,442 अफराद मुतासिर और 71,961 अमवात हो चुकी हैं। इटली में भी 31,23,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,08,11 अफराद हलाक हो चुके हैं। और नाज़रीन, बात हो जाए चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की। कौन बनेगा नया चेयरमैन सेनेट, फैसला कल होगा। अपोजिशन और हुकूमत में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अपोजिशन के पास 99 में से 51 अरकान और हुकूमत के पास सिर्फ 47 अरकान की हिमायत है। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं, कौन बनेगा नया चेयरमैन सेनेट, फैसला कल होगा। अपोजिशन और हुकूमत में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अपोजिशन के पास 99 में से 51 अरकान और हुकूमत के पास 47 अरकान है। 3 अरकान
की कमी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 3 अरकान का फ़र्क है और हुकूमत की कोशिश है कि वो किसी तरह से ये इंतखाब जीत जाए। इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, राब्ते भी जारी हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस दे कि अपोजिशन के पास 51 नशिस्तें हैं और हुकूमत के पास 47 हैं। नतीजा सबके सामने है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत की भाग दौड़ जारी है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज बुला लिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत बैठक में मुश्तरका फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी आज ही होगा। इजलास में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी सेनेट इंतखाब से पहले हरकत में आ गए हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत की भाग दौड़ जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज बुला लिया है। हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत बैठक में मुश्तरका फैसले होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी होगा। इजलास में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत होगी और मुशीरान की जानिब से यह कहा जा चुका है कि हर तरीका इख्तियार किया जाएगा ये इंतखाब जीतने के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे इमरान खान के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तारीख गवाह है कि इखलाकी गिरावट और बदउनवानी ने रियासतों को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि हमारे रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसे पहले बहुत सी अक़वाम तबाह हुई और कौमों की तबाही का सबब ताकतवर और कमज़ोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन होना थे। उन्होंने कहा कि इखलाकी इक़दार के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, जबकि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के बगैर रियासतें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो NRO जैसे मुआहिदों का सहारा लिया जाता है और तारीख गवाह है कि इखलाकी गिरावट और बदउनवानी ने रियासतों को तबाह किया। और बात हो जाए आर्मी चीफ के दौरा बहरीन की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा बहरीन के दौरान कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स और सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकातें की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन की अस्करी क़यादत के साथ अहम मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी तरबियत और सलाहियत बढ़ाने के लिए बहरीन की क़यादत को ताउन की पेशकश की। इस मौके पर वफूद की सतह पर बातचीत में अफगान अमन अमल पर भी गौर किया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल में सहूलत से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अजीज़ कामलियोफ ने मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान अमन अमल पर भी बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए PTI की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑडियो वीडियो टेप की सदाकत देखनी होती है। हम किसी MNA और MPA को नहीं जानते। मरकजी मुजरम वो हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं। मलिका अली बुखारी ने अली हैदर गिलानी की वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। बताया कि वीडियो में अली हैदर गिलानी वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा ये MNAs क्यों इनसे मिले? जो लोग ऑफर कर रहे हैं, दोनों का मफाद था तो वो मिले। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इनको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई गई थी। मेंबर रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इन MNAs को भी बुलाना चाहते हैं कि वो बताएं क्यों मिले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन MNAs ने पैसे लिए क्या? बैरिस्टर अली जफर ने कहा इन MNAs ने पैसे नहीं लिए, इन्हें पेशकश हुई, इनको खरीदने की कोशिश की गई, जो जुर्म है। दोनों MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़कर सुनाए गए। वकील अली जफर ने कहा कि वीडियो जमील अहमद खान ने बनाई। जमील अहमद ने अपने बयान हल्फी में कहा कि अली हैदर गिलानी ने मुझसे राबिता किया,
پارٹی کے مفاد میں ویڈیو ریکارڈ کی۔ علی حیدر نے اپنے والد یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ خرید رہے تھے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دینے کی درخواست کو 22 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر۔ یوسف رضا گیلانی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پی ٹی آئی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام تر ویڈیوز دیکھی، ہمارے ثبوت میں جان ہے۔ الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے اور اس بنیاد پر ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ضمیروں کے سودے کر کے یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے۔ دیکھیں، جو آج کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، اس فیصلے کو ہم نے ڈسکا کے فیصلے کے تناظر کے ساتھ بھی دیکھنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام تر ویڈیوز دیکھی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخاب سے ایک روز قبل جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ووٹ خریدنے کی واردات ڈال رہے تھے وہ بھی دیکھی۔ اور میں یہ یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اپنے تمام جواز کھو چکے ہیں۔ ان کو فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو چیئرمین سینٹ کی کینڈیڈیچر سے وڈرا کرنا چاہیے، ورنہ کل کو اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے اور آج کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو ہمارے ایوان میں ایک ایسا شخص پہنچ جائے جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے، اس کا وہاں پر ایک دن بھی گزارا ہوا پورے ایوان کو آلودہ کر دے گا۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہائیسٹ فورمز کے آپشنز کو بھی دیکھیں گے، سپریم کورٹ کے آپشن کو بھی دیکھیں گے، اور ہم ان کی نااہلی کی جدوجہد تک، جنگ تک، نااہلی کروانے تک ہم چین اور سکون سے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے۔ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یوسف رضا کی نااہلی کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ یہ ہماری پہلی سطح کے اوپر ایک پہلی جیت ہے۔ دوسرا جو ہمارا پہلو ہے استدعا ہے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم ہائیسٹ فورم کو۔ ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کے 7 شہروں میں تعلیمی ادارے 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کورونا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش کو بہار کی چھٹیاں قرار دے دیا۔ بتایا کہ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ کے تعلیمی ادارے 15 مارچ سے 2 ہفتوں کے لیے بند ہوں گے۔ پابندی کا اطلاق امتحانات والے اسکولز پر نہیں ہوگا۔ 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر۔ اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے، اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ باقی جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور 1-2 جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے، یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہے گی، یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے۔ اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد،
یہ ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ. ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں، ان شہروں میں سوموار منڈے سے اسکول جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے. حکومت کے اتحادی جماعتوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے وزیراعظم عمران خان کو امیدوار کی نامزدگی کا اختیار دے دیا ہے. وزیراعظم عمران خان کی اتحادی جماعتوں کی قیادت سے مشاورت میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما بعض مصروفیات کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. وزیراعظم عمران خان نے جی ڈی اے کی قیادت سے ٹیلی فون پر مشاورت کی. اتحادیوں نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھرپور انداز سے لڑنے کا عزم کیا. اتحادیوں کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان ڈپٹی چیئرمین کے لیے جس کو بھی نامزد کریں گے فیصلہ قبول ہوگا. وزیراعظم کو ڈپٹی چیئرمین کی نامزدگی کا اختیار دے دیا ہے. راولپنڈی انتظامیہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف متحرک ہو گئی. بلو ورلڈ سٹی سمیت 4 ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. دفاتر اور دیگر تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا. آر ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کمر کس لی. کارروائی کا آغاز کر دیا. بلیو ورلڈ سٹی سمیت 4 اسکیموں کے خلاف آپریشن کے آغاز میں اسکیموں کے دفاتر اور دیگر تعمیرات مسمار کر دی گئیں. ترجمان آر ڈی اے کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سائٹ دفاتر کو بھی سیل کر دیا تھا. ترجمان کے مطابق میٹروپولیٹن پلاننگ اینڈ ٹریفک انجینئرنگ ڈائریکٹوریٹ کے عملے نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں روجن انکلیو، اڈیالہ روڈ اور سٹی ٹاؤن، گور کھپور، راولپنڈی کے خلاف آپریشن کیا اور جی ٹی روڈ پر واقع غیر قانونی رکاوٹیں، سائٹ دفاتر اور سیل شدہ بکنگ آفس کو بھی مسمار کر دیا. پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں اور اراضی سب ڈویژن رولز 2010 کے تحت آر ڈی اے نے مذکورہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے مالکان کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. آر ڈی اے کے ترجمان نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ غیر قانونی اور غیر مجاز ہاؤسنگ اسکیم میں کوئی سرمایہ کاری نہ کریں. کسی بھی قسم کی خریداری، معاہدے اور بکنگ سے قبل ہر پلاٹ اور عمارت کی منظوری کی حیثیت کی جانچ کریں اور اس کے لیے آر ڈی اے کی ویب سائٹ پر ریسرچ کریں. خبرنامہ بھی جاری ہے. مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. سماعت کرے گا. تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرایا گیا ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا. اکبر ایس بابر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم 150 دفعہ الیکشن کمیشن اور کمیٹی میں پیش ہو چکے ہیں. فارن فنڈنگ کیس ہمارے نظام پر کلنک کا ٹیکہ ہے. یہ 30 دن کا معاملہ تھا. 3 سال ہو گئے لیکن تحقیقات باقی ہیں. ہم سے تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس خفیہ رکھے گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 کے ضمنی انتخابات کی تاریخ تبدیل کرتے ہوئے اب 10 اپریل کو کرانے کا اعلان کر دیا ہے. حلقے میں الیکشن 18 مارچ کو ہونا تھے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کو ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ضلعی افسران کی معطلی اور تبادلے کے بعد نئے افسران کو صورتحال سمجھنے میں وقت درکار ہے. پنجاب حکومت مستقل بنیادوں پر خالی آسامیوں پر انتظامی افسران تعینات کرے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے حلقہ NA-75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 19 فروری کو ہونے والا الیکشن صاف، شفاف اور آزادانہ نہیں تھا. 20 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 تاخیر سے ملے جو ٹیمپرڈ تھے. دیر سے آنے والے پریزائڈنگ افسران خوف زدہ ہو رہے تھے اور ہیلے بہانے بنا رہے تھے. پولنگ عملے کا غائب ہونا نتائج پر شکوک پیدا کرتا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ NA-75 میں انتخابی خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شفاف انتخابات ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. فائرنگ کے واقعات کے باعث 40 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ رکی رہی.
सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने दावा किया है कि अपोजिशन अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बना सकती है। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि शिबली फराज के बयान ने हुकूमती इरादे वाजे कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस दे, हुकूमत हर हाल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावा किया गया है कि चेयरमैन सेनेट के लिए उनके पास नंबर्स पूरे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का बयान ऐवानों में बैठी अशराफिया के मुंह पर तमाचा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अपने एक बयान में कहा कि सबकी वीडियो सामने आ गई तो हुक्मरान तबका पूरी दुनिया में तमाशा बन जाएगा। पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों से कम अपनी आस्तीन के सांपों से ज्यादा खतरा है। कौम से अपील करता हूं कि सांपों के मुंह में दूध ना डाले। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि ये क्या तरीका हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस का एहतसाब पुलिस करे और गरीब को रोटी चोरी के इल्जाम में सालों जेल भुगतना पड़ती है। चाहते हैं कि जोर और जर के जरिए नहीं, सलाहियत की बुनियाद पर लोग असम्बली में जाएं। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। फिरदौस आशिक अवान का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा अपोजिशन के गुब्बारे से पहले की तरह फिर हवा निकल जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान को बेहतरीन अंदाज में चलाकर सेनेटर्स का एतमाद हासिल किया। उनके गैर जानिबदाराना रवैये और बेहतरीन इखलाक की बदौलत सेनेटर्स उन्हें चेयरमैन मुंतखब करवाना चाहते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को बार बार ये बावर करवाया है कि जो रेगुलेटर का रोल है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना और इलेक्शन के अंदर साफ, शफाफ और आज़ादाना, मुनसफाना इलेक्शन के अमल को हतमी अंजाम तक पहुंचाना, तो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। बार बार हमसे ये सवाल हो रहा है कि ओपन बैलेटिंग की आप बात क्यों नहीं करते। ओपन बैलेटिंग की हम आज भी बात कर रहे हैं। आज भी हम अपनी अपोजिशन से कहते हैं कि आप तरमीम ले आएँ। आप आज भी हमारे साथ बैठ के ओपन बैलेटिंग की तरफ कदम बढ़ा लें, वरना जो सेनेट का इलेक्शन है आप हाथ मलते रहेंगे। जो आज़ाद मेंबरान हैं वो सादक सजरानी को वोट डालने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगला चेयरमैन सेनेट जो है वो सादक सजरानी साहब होंगे। जो दूसरी आपने कई दिनों से उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से अपोजिशन को मरोड़ उठते रहते हैं और कोई ना कोई हाजमे की गोली उनको दरकार होती है, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे महीने में अपने निशाने पे उस्मान बुज़दार को रख लेते हैं। उन नादान साथियों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका उस्मान बुज़दार को बदलने का जो स्क्रीन पे दावा है उसकी अमली तस्वीर और शक्ल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली के ज़रिए बननी है। आज यहाँ हम रंगों की तस्वीरें बना रहे थे, मुख्तलिफ पेंट कर रहे थे। जो आईनी तस्वीर है जिसने उस्मान बुज़दार को यहाँ पे वज़ीर आला चुना है, वो पंजाब असेंबली के मेंबरान का वो वोट है जिसकी ताकत से वो उस्मान बुज़दार साहब इस सूबे के वज़ीर आला है। नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुसव्विर भी बन गई। लाहौर में तलबा के साथ मिलकर खुद भी मुसव्वरी की। दीवार पर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला बनाया और कहा इस बल्ले से उस रहनुमा को छक्का मारूंगी जिसकी जिसामत बड़ी है। बेटे कलर दे। बैट जरा चौड़ा हो गया इलेक्शन तो बाद एक उठन वाला बैट है, खेलन वाला बैट नहीं। अच्छा, मरियम की तस्वीर बनाओगे बेचिया नहीं ये कटाई वाला बैट है। अच्छा,
और इसको जो है वो इसका वो लगा के साथ अपोजिशन की पिटाई करनी हैंडल और ये पीटीआई बैट ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ अच्छा फजल रहमान बिलावल या मरियम एक छक्का ये बैट दे साइज तो अंदाजा ला लो कि वजन केड़ा चुकेगा फजल रहमान जरा जरा और मजीद खबरें बात हो जाए साबिक वज़ीर आज़म की। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान जवाब दें, सेनेटर बनने वाले 70 करोड़ रुपए किसने लिए? अदालतें सू मोटो लेकर मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग कर सकती हैं, आज वो खामोश हैं। आज इमरान खान को जवाब देना है। इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ जिस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है वो पैसे किसने लिए? जो आदमी पहले एक जमात से हुआ, फिर आजाद मुंतखब हुआ, किसके वोट पर मुंतखब हुआ, फिर कल वो पीटीआई में शामिल हो गया। ये तमाशा लोगों को नजर नहीं आता? क्या दुनिया ये नहीं जानती? उसके अपने पीटीआई के लोगों ने कहा कि 70 करोड़ रुपया इमरान खान ने लेकर इस शख्स को टिकट जारी किया था। ये आज हकीकत है इमरान खान की और इस हुकूमत की कि हर किस्म की करप्शन आम आदमी कहता है कि जितनी करप्शन इस हुकूमत के दौर में हुई है उसकी मिसाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत के दौर में नहीं मिलती। लेकिन नैब खामोश है, एंटी करप्शन खामोश है, अदालतें भी खामोश हैं। जो अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म को खारिज कर सकती हैं, आज इमरान खान की खुली करप्शन के सामने वो खामोश खड़ी है। इसकी वजह क्या है? आज अवाम यही पूछते हैं, पीडीएम भी यही पूछती है कि आखिर वजह क्या है? क्या आपको चीनी की करप्शन नजर नहीं आती? गंदम की करप्शन नजर नहीं आती? एहतसाब के इदारे की अपनी करप्शन जिसके सबूत ब्रॉडशीट की सूरत में मौजूद है, क्या वो करप्शन नजर नहीं आती? ये हकायक हैं आज हमारे मुल्क के, यही वो मामलात हैं जिनसे आज हर आदमी महंगाई का शिकार है, हर आदमी तंग है। हमने पीडीएम ने, मुस्लिम लीग नून ने ये तहैया किया है कि हम इस निज़ाम का मुकाबला करेंगे, हमने किया है। और मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि लॉन्ग मार्च अवाम को लाकानूनियत से निजात दिलाने का मार्च है। वज़ीर आज़म को सिर्फ दो काम आते हैं, तकरीर करवा लें या फिर चंदा इकट्ठा करवा लें। इस मुल्क में सिर्फ एक निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निज़ाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद दहशतगर्दी की जंग को कामयाबी से लड़ा और कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, हर जगह अमन कायम करके दिखाया। हमारे तो हाथ 18वीं तरमीम ने नहीं पकड़े हुए थे कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है। खिदमत करने के लिए, तरक्की करने के लिए बजट से ज्यादा नीयत और अकल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों के पास ना नीयत है और ना इनके पास अकल है। इनकी सुबह नहीं छोड़ूंगा और शाम होती है नहीं छोड़ूंगा। जो इंतकाम की आग में जल रहे हों, जो हसद की आग में जल रहे हों, जो खुद नुमाई की आग में जल रहे हों, वो कभी कोई खिदमत सरंजाम। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डस्का इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून फिर से सुरखरू होगी। डस्का में अवामी मैदान सजेगा। हुकूमत अवामी मैदान से भाग चुकी है मगर हम उन्हें अब भागने नहीं देंगे। NA 75 डस्का के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिन्होंने रियासती ताकत को इस्तेमाल करके एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत NA 75 के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया
जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, वो खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने ना अपने दस्तावेज़ात जमा कराए जिस पर बेस्ड उनकी पिटिशन थी, और खाली हाथ आए और अल्लाह ताला के फजलो करम से खाली हाथ वापस गए। 2.5 साल में जो रविश इन नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले ने रखी हुई है कि अदालतों में मुकदमों के पीछे छुपो, मुकदमे लेकर अदालतों में आओ, और जब सबूत देने की बारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो, शहबाज शरीफ का केस हो, हमजा शहबाज का केस हो, राना सनाउल्लाह का केस हो, साद रफीक का केस हो, शाहिद खकान का केस हो, मिफ्ता इस्माइल का केस हो, एहसन इकबाल का केस हो, हनीफ अब्बासी का केस हो, ये सब मुकदमों के पीछे छुपते हैं, लेकिन जिस वक्त सबूत देने की बारी आती है तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। आज भी यही हुआ कि जिन्होंने NA 75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, पोलिंग एजेंट्स को धमकाया, डस्का के वोटर्स को धमकाया, हरास किया, और आखिर में जब कोई बात नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ इनसे, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया। नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपने ट्वीट में तस्दीक करते हुए बताया है कि वो वबाई मर्ज कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 2-3 दिनों से हल्का सा बुखार और सर में दर्द था। कासिम सूरी ने कहा कि अल्लाह ताला सबको इस मोजी वायरस से महफूज रखे। बराए करम इस तीसरी लहर को संजीदगी से लें और ख़ास तौर पर अपने बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएं। और अब मौसम का हाल। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस खुश्की में कमी वाक़ हुई है और मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी और यालाबारी मुतवक्के है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और अब पेश की जाएंगी बैनुल अक़वामी खबर।